नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। और आज इस वीडियो में मैं और अनुराग जी हम दोनों इन दो बाइक्स के बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑनरशिप एक्सपीरियंस लेके आए हैं इस शानदार खूबसूरत जगह के ऊपर। और इस वीडियो को देखने के बाद में बिलीव मी आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि यार ये बाइक ना अच्छी है बुरी है। जितनी भी कंफ्यूजन है ना इन बाइक्स को लेके वो सारे के सारे हम लोगों ने नोट डाउन कर लिए इस नोटबुक के अंदर। हमने एक एक पॉइंट नोट डाउन किया, इसके प्रो, इसके कॉन्स, इसके बेनिफिट, कहाँ अच्छी है कहाँ बुरी, वो सब हमने नोट डाउन किए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि एक्सपल्स क्या चीज है एक्चुअली के अंदर। और ये हमारा विश्वास है कि ऐसा ओनरशिप रिव्यू, ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव ओनरशिप रिव्यू आपने आज तक इंटरनेट के ऊपर नहीं देखा होगा। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट के साथ में, वहीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंकुर। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, आज तक आपने अंकुर को गाड़ियां रिव्यू करते हुए देखा होगा, आज ये पहली बार इस वीडियो में एज अपनी बाइक का ओनरशिप रिव्यू दे रहे हैं। तो ये सिर्फ, हमेशा ये दूसरों को इंटरव्यू करते हैं, तो आज ये हमारा एक ओनरशिप एक्सपीरियंस है, इसलिए हमने इसको नाम दिया ओनरशिप रिव्यू। बजाय इसके कि हमने पॉजिटिव, नेगेटिव या सर्विस कॉस्ट नहीं, हम आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव एक रिव्यू इसके अंदर में देना चाहते हैं। और साथ ही में ना एक हम लोग ना कन्वर्सेशन करने वाले हैं कि ये जो रिव्यू का में कन्वर्सेशन चलता रहेगा कि बाइक टॉक वाला जो है कन्वर्सेशन है ना, वो आपको इस वीडियो देखने को मिलेगा। दो ओनर्स हैं, दोनों की गाड़ियां सेम हैं, राइट, और दोनों के पैशन और दोनों के इंटरेस्ट सेम है। और हमारा ये जो रिव्यू है ये हम लोगों ने काफ़ी राइड्स हम लोगों ने साथ में करी हैं, तो इसलिए ये ओनरशिप मेरा, इनकी गाड़ी के बारे में भी मुझे कुछ पॉइंट्स पता है और इन्हें मेरी गाड़ी के बारे में भी कुछ। तो मेरी वाली जो बाइक है ऑलमोस्ट 22,500 किलोमीटर तक चल चुकी है और आपकी कितनी चल गई है? 7,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो बहुत एक्सपीरियंस आ चुका है। मेरी 2 साल हो चुके हैं, आपको भी शायद 1 साल होने वाला है ना? 1 साल हो चुका है। 1 साल हो चुका है आपको भी, ठीक है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। तो फॉर अ चेंज आज अंकुर का इंटरव्यू लिया जाएगा। तो अंकुर, पहले स्टार्ट करते हैं कि बाइंग प्रेफरेंस और आपका जो बाइंग एक्सपीरियंस है, राइट, आपने ये गाड़ी ही क्यों ली और आपका बाइंग एक्सपीरियंस कैसा था? मेन पर्पस तो यही था कि ठीक है कि टूरिंग तो करनी है, वो तो मेन मोटो था ही, लेकिन एक एडवेंचर बाइक चाहिए थी जिसके थ्रू जो है मैं अगर ऑफ रोडिंग करूँ ना, तो एक कीड़ा रहता है ना ऑफ रोडिंग वाला, वो था माइंड से स्टार्टिंग से ही जब मैंने ली थी तब। तो जस्ट उस टाइम जो है ना, मैं ऑलरेडी मेरे पास थंडरबर्ड थी, तो मैं रॉयल एनफील्ड पे जाना नहीं चाहता था हिमालयन के लिए, बिकॉज 20 हॉर्स पावर में राइड कर रहा था, 24 हॉर्स पावर जो है हिमालयन में मिलती। तो मुझे ऐसा लगा कि यार वो बहुत हैवी मशीन है, कोई एक लाइट मशीन ली जाए और वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है और ज़्यादा रिलायबल भी हो सकती है। तो इसलिए फिर मैंने एक्सपल चूज करी थी उस टाइम। तो आपका शोरूम एक्सपीरियंस कैसा था? शोरूम एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था, शोरूम से मुझे कोई इश्यू नहीं है। बाइक का मैंने ऑफलाइन ही सारा काम किया था शोरूम पे जाके, और मैंने बुकिंग करवाई और आई थिंक 5 to 10 डेज के अंदर बाइक मुझे डिलीवर हो गई थी। तो मेरा जो एक्सपीरियंस, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? हाँ, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था, मेरे इसको पीछे लेने का मेन जो पर्पस था वो ये था कि मैं हीरो का एक हीरो स्प्लेंडर के कारण रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है। हाँ, राइट। मेन प्रोडक्ट वही है उनका, बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। और मेरी जो सबसे बड़ी जो क्राइटेरिया थी, देखिए ये एडीवी बाइकिंग ये अभी में शुरू हुआ है, फिनोमिना हुआ है, ये कोई बहुत नया फिनोमिना नहीं है। हाँ। राइट। और मेरी जो सबसे बड़ी बात थी कि ये लॉकडाउन के वक्त मुझको ये लगा था, और उसी वक्त ये हीरो की 4V लॉन्च हुई थी। राइट। और मैं इस गाड़ी को इसलिए लेना चाहता क्योंकि मेरे पास बजट का इशू नहीं था। मैक्सिमम लोग एक्सपल्स इसलिए लेते हैं कि ये बजट के कारण लेते हैं। मेरा बजट का इशू नहीं था, मेरा रीजन ये था कि क्या पता अगर ये जो भी मैं कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट, राइट, जो भी एक्स अमाउंट है, मान लीजिए मैं डोमिनार ले लेता हूँ या कोई और बड़ी बाइक ले लेता हूँ, बट कल को मैं इसको 50-100 किलोमीटर चला के फिर खड़ी कर दूं बाइक को, तो फिर क्या पर्पस है? राइट। अगर मेरे लिए ये एक्सपीरियंस क्लिक करता है तो मैं कंटिन्यू करूंगा, मैं इसको अपग्रेड भी कर सकता हूँ, इसको सेल ऑफ भी। बट अगर मैं पहले ही एक 5-6 लाख रुपए की बाइक अगर मैं लेके और फिर मैं उसको बंद जाओ, एकदम वहाँ पे एकदम स्टक हो जाओ। और दूसरी बात, ये लॉकडाउन में ली थी, तो मैं ये भी एश्योरिटी नहीं थी कि आगे वर्क फ्रॉम होम चलेगा या नहीं चलेगा। हाँ, राइट। ओके। तो ये एक बड़ा यूनिक पॉइंट था मेरा इसको लेने के पीछे। एंड सेकंड पॉइंट, मैं इसको इसलिए लेना चाहता था, मेरा ऑटोमोबाइल्स में इंटरेस्ट है, मैं ऑलरेडी इसको फॉलो कर रहा था। एंड जो इसका इनिशियल जो इसकी टेस्ट राइड रिपोर्ट्स आई थी, वो उसमें ये बोला गया था कि ये 2V के कंपैरिजन में इसमें जो टेक्निकल जो इसमें इंप्रूवमेंट्स किए गए थे वो बहुत अच्छे, वो विजिबल भी हैं। मतलब मैं ये चलाता हूँ और मैं कभी कभी ये बाइक भी चलाता हूँ, तो जस्ट इससे मैं जैसे अपग्रेड करता हूँ ना, तो मुझे जो रिफाइनमेंट है, इंजन स्टार्ट होती जो रिफाइनमेंट है और हार्शनेस वगैरह, वो मुझे फील होती है कि इसकी बहुत ज्यादा अपग्रेड हो चुकी है। राइट। तो ये मेरे लिए ये एक्सपल्स का वर्जन 3 था। हाँ। देखिए पहला वर्जन आया था, फिर उसके बाद 2V आया था और ये 4V था। तो मेरे लिए, मेरे हिसाब से जिस गाड़ी के ऊपर कंटिन्यूसली काम किया जाता है उसके अंदर में वो गाड़ी और अच्छी बनती है,
इसलिए ये भी मेरा एक रीज़न था। मेरा शोरूम का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मुझे प्रॉपर टेस्ट राइड दी गई, उन्होंने मेरे से फॉर्म भरवाया, उन्होंने मेरे को टेस्ट राइड जिस गाड़ी पे दी उसका मीटर भी चल रहा था और उन्होंने एक बहुत प्रोफेशनल तरीके से मेरे को टेस्ट राइड दी। हाँ, बट प्रॉब्लम ये थी कि ये गाड़ी सिर्फ एक ही शोरूम पे अवेलेबल थी जयपुर में, और मज़े की बात ये है कि बाकी शोरूम्स को इस गाड़ी का नाम तक भी नहीं पता था। मेरे साथ ऐसे हुआ था कि लेने से पहले मेरे को शोरूम से न्यू बाइक मिली थी, जिसको उस टाइम मैंने उसका रिव्यू भी किया था, और वो बाइक मैंने ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर के आसपास राइड भी की थी। तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, और मैंने उसको मैं उस टाइम गुजरात में था और मैंने उसको बहुत गंदी ऑफ रोडिंग पे लेके गया था, पूरी बाइक गंदी करके लाया था। सो अपन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पावर एंड टॉर्क। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो इसका 2V के मुकाबले 1 bhp इसकी पावर ज़्यादा है, और इसका जो टॉर्क है, टॉर्क भी इंक्रीज हुआ है, और वो फील होता है 4V के अंदर। जो इट इज़ जो हाईवे, जो इसकी हाईवे राइडिंग के लिए जो एसेंशियली जो 4V लाया गया है वो हाईवे राइडिंग के लिए लाया गया है, और वो इसको फुलफिल करता है। लीनियर पावर डिलीवरी है, एंड मेरे हिसाब से दिस इज अ राइट अमाउंट ऑफ पावर, ना कम है ना ज़्यादा है। ठीक है, मतलब मेरा ऐसा है कि जैसे हाईवे की आप बात कर ही रहे हो, तो ये है कि इस बाइक से जितना मैंने क्रूज किया है ना, तो उससे मेरे को ये लगता है कि 90 टू 100 की स्पीड जो है इसकी 105 ले लो मैक्स, वहाँ तक ये बाइक अच्छी चलती है। और उससे ऊपर जाओगे आप तो फिर आपको दिक्कत होगी। पावर इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको कम भी नहीं लगेगी, डिसेंट पावर है। इस प्राइस के अकॉर्डिंग जितनी है ना, वो बढ़िया पावर है, राइट पावर है, राइट। ठीक है, एंड हम इसकी प्राइस की बात नहीं करते हैं, प्राइस एक डिफरेंट मैटर है, बट पावर इज ऑल राइट, ना ज्यादा है ना कम है, ना कम है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट है एनवीएच एंड रिफाइनमेंट। तो 4V का जो सबसे बड़ा जो इसका जो अपग्रेड है, जो कि मैं मानता हूँ, मैंने, आप जैसा कि जानते हैं हमारे ग्रुप के अंदर में 4 बाइक्स हैं, राइट, और चारों अलग अलग जनरेशन की बाइक्स हैं, राइट। एक इनिशियल आपकी 2V और मेरी 4V। आपकी 2V BS6 है, BS6 2V है, और एक BS4 है, 2 BS4 है, ये BS6 है 2V, और ये BS6 4V है। तो अपने को राइट अमाउंट ऑफ नॉलेज एक्सपीरियंस हो चुका है एनवीएच का। तो आपको कैसा लगता है, मतलब काफी हद तक कम हुए हैं? आपने सारी चला के देखी है वैसे? मेरे हिसाब से 4V में जो रिफाइनमेंट दिया गया है, और हमने दूसरी बाइक्स का भी टेस्ट राइड किया गया है, मेरे हिसाब से जो हीरो ने 4V का जो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है, दैट इज रिफाइनमेंट। काफी हद तक इंप्रूव हुआ है। मुझे घों 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 करके बाइक चलानी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और जो इसका 40 की स्पीड पे 50, आप इसको 5th गियर के अंदर यू कैन राइड इट एट 40 kmph, एंड द रिफाइनमेंट इज एक्सट्रीमली गुड। रिफाइनमेंट इंप्रूव है। मुझे यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आती है कि रिफाइनमेंट जो है ना, इसके कंपैरिजन में, जैसे आप बाइक को स्टार्ट करोगे ना, स्टार्ट करते ही हल्की सी जो है ना इंजन से जो टैपिड नॉइज है, वो हल्की हल्की इसके अंदर आती है, इसमें बिल्कुल नहीं आती है। तो वाकई में इंप्रूवमेंट किया गया है 2V के कंपैरिजन में 4V को। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज जो हैं उनके बारे में। तो मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, ये बाइक प्राइमरीली डिज़ाइन ही करी गई एज एन ऑफ रोडिंग के लिए, और इसकी जो बाकी की जितनी भी कैपेबिलिटीज़ हैं वो सेकेंडरी हैं। जैसे कि जो इसकी टूरिंग है या सिटी राइडिंग है, ऑल दोस मैटर नहीं करते। ये गाड़ी एक पक्की ऑफ रोडिंग बाइक है। और जिस आदमी में स्किल है, राइट, मेरे को ज़्यादा स्किल नहीं था। मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं, मैंने इससे पहले एक 100cc की बाइक चलाई हुई है और मेरे पास 0 एक्सपीरियंस था। पर इस गाड़ी के ऊपर में मैंने आज तक कई सारी हमने ऑफ रोडिंग की करी है, और हार्डकोर ऑफ रोडिंग हमने करी करके देखी इस बाइक के ऊपर। ये बाइक ऑफ रोडिंग के लिए बने, और जिस आदमी के पास में एक्सपीरियंस और स्किल है, ये गाड़ी लिटरली इट फ्लाइज। मैंने इसको गड्ढों के अंदर में, तो मतलब अगर आप इसको सैडलिंग करके, मतलब जिन रोड्स के ऊपर, मजे की बात ये फ्रेंड्स, जिन ऑफ रोडिंग पे ये गाड़ी आप तेज चला सकते हो इन कंपैरिजन टू पेव्ड रोड्स। एग्जैक्टली, ऑफ रोडिंग पे जहाँ लोगों की बाइक धीरे चलती है ना, वहाँ ये बाइक मैंने 80-90 का अप्रोक्स में राइड की हुई है। तो मेरा भी एक्सपीरियंस ऑफ रोडिंग के अंदर इसका बहुत अच्छा रहा है। इवन सड़कें भी जो है टूटी फूटी होती है, वहाँ पर भी ये ग्लाइड करते हुए निकलती है। तो ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इस बाइक की रिलायबिलिटी को लेके। तो रिलायबिलिटी का वी विल कीप इट शॉर्ट। अंकुर, 22,000 किलोमीटर में क्या आज तक आपका कोई ब्रेकडाउन हुआ है? आज तक मेरा कोई भी ब्रेकडाउन नहीं हुआ है इसकी रिलायबिलिटी को लेके। और मेरे भी आज तक गाड़ी ने कभी ऐसा नहीं हुआ कि गाड़ी ने मेरे को कहीं धोखा दिया है। और आज तक हम इसको चाहे ऑफ रोडिंग पे लेके गए, चाहे टूरिंग पे लेकर गए, अपने आपके 22,500 किलोमीटर और मेरे 7,000 किलोमीटर, गाड़ी ने आज तक कभी धोखा नहीं दिया, हमारे को धोखा नहीं दिया कि हम खड़े हो गए। हाँ। तो रिलायबिलिटी जो है बाइक की बहुत बढ़िया है। मेरे साथ तो, और हम दोनों के साथ में, इवन 2 लोग जो वो भी हैं, उनके साथ में भी 4-5 बाइक्स में हमें आज तक कोई रिलायबिलिटी का इशू नहीं आया। कभी धोखा नहीं देगी बाइक आपको ये। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, बाइक का सिटी के बारे में क्या ख्याल है? मेरे हिसाब से दिस व्हीकल इज नॉट मेंट फॉर सिटी। हाँ, आप चला सकते हो, बट दिस व्हीकल इज नॉट सिटी के लिए है, अच्छा नहीं है, बिकॉज वहाँ पे जो है
थोड़ी ऊंची है और फिर जिसकी दिक्कत करती है। क्लच भी थोड़ी दिक्कत नहीं करती है अंकुर, आप तो इसको रोज सिटी में भी मैं चलाता ही हूँ, आप लेकिन चलाते हैं, बहुत हाँ, लोग चलाते हैं, हाँ, बट ये गाड़ी सिटी के सिटी लिए के लिए बनी नहीं नहीं है, है, बनी नहीं आप है। चला सकते हैं, दैट इज एन अनदर पॉइंट। देन हाईवे पे परफॉर्मेंस, मेरे हिसाब से दिस व्हीकल की जो सबसे बड़ी, मैं 3 पॉइंट्स इसमें क्विकली बोलना चाहूँगा। आपने इसको कंटिन्यूस 700 किलोमीटर्स राइड किया अंकुर, मैंने इस गाड़ी के ऊपर मल्टीपल 400-500 किलोमीटर्स की एक दिन में ट्रिप मारी है, जहाँ पे कंटिन्यूस हाईवे के ऊपर 90-100 की रेंज में हमने इसको चलाया है। हाँ। और इसके इंजन में से ऐसा भी आपको महसूस नहीं होता कि ये इंजन हीट कर रहा है। और उसका रीज़न ये है कि जो हीरो ने जो ये ऑयल कूलर की जो प्लेसमेंट लगाई है वो ऐसी लगाई है कि इंजन बिल्कुल ठंडा रहता है। हाँ। और जो इसमें जो सिंथेटिक ऑयल हीरो का जो नया वाला आया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप इस गाड़ी के ऊपर आराम से आप इसके ऊपर कंटिन्यूस हाईवे राइड कर सकते हैं। 92, जैसा कि हमने बताया, बिटवीन 80 to 105 इस गाड़ी का स्वीट स्पॉट है। मैंने भी ऑलमोस्ट इस पे 700 किलोमीटर की लॉन्गेस्ट राइड की है इन अ डे। 14.5-15 घंटे लगे थे, बट बाइक में कभी कोई ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे इस बाइक को थोड़ी देर रोक के और इसको ठंडा करना चाहिए। इन सब के बाद में अब सबसे बड़ा पॉइंट आता है गियर शिफ्टिंग इस बाइक का। स्लो स्पीड पे और हाई स्पीड पे कैसा रहता है? तो इट इज अ मिक्स्ड बैग, ये हीरो का एक कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें आपको बताता हूँ कि स्लो स्पीड के ऊपर जब आप इस गाड़ी के गियर शिफ्ट आप बदलते हैं तो उसमें नॉचीनेस आती है, प्रॉब्लम आती है। और जैसे कि इसमें आप बताता हूँ कि जैसे आप अगर 5 बजे सीधे दूसरे में आना चाहते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे, आपको एक एक करके आपको गियर बदलना पड़ेगा, आपको क्लच से एक, फिफ्थ से फोर्थ, फिर थर्ड, ऐसे करना पड़ेगा। और जो इसमें न्यूट्रल फाइंडिंग भी जो है, न्यूट्रल फाइंडिंग भी अगेन ध्यान रखिएगा स्लो स्पीड पे। वहीं इसके जस्ट अपोजिट जब आप इस गाड़ी को हाईवे पे चलाते हैं, गियर शिफ्ट बिल्कुल स्मूथ है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इसके गियर बॉक्स के दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सिटी में स्लो स्पीड पे अच्छा नहीं है, मैं ऐसा बोलूंगा, मतलब सो है काइंड ऑफ। कभी ऐसा हुआ है जैसे कि आप स्लो स्पीड पे चल रहे हैं सिटी में और वहां पे फर्स्ट से सेकंड गियर में, थर्ड गियर में आना हो, तो वहां पे जो है ये न्यूट्रल में आ गई हो, सेकंड पे नहीं आई हो, बिल्कुल। तो वो इश्यू 2V के साथ में भी है और वो 4V के साथ में भी है। और हार्शनेस है गियर शिफ्टिंग के टाइम पे, लगता है कि हार्श है, स्मूथनेस नहीं है, वो स्मूथ नहीं है। गियर शिफ्टिंग स्मूथ है, बट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको लगता है यार कि मेरे को बाइक चलाने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है कि मैं गियर ही नहीं बदल पा रहा हूँ। तो बाइक में देखो, वैसे तो आप कार की तरह वो ऑप्शन तो रहता ही नहीं है कि 5 से सीधा फर्स्ट पे आ गए आप, वैसे तो कर ही नहीं सकते ना। पर होना, अगर मैंने क्लच दबा रखा है तो गियर शिफ्ट तो हाँ, वो करोगे तो खट 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 की आवाज बहुत ज्यादा आती है। होते ही नहीं है। हाँ, होते ही नहीं है। आपको कंपलसरीली आपको फिफ्थ से फोर्थ में ही आना पड़ेगा, फिर फोर्थ से थर्ड आपको पे आना थर्ड पे आना पड़ेगा, पड़ेगा। आप क्लच दबाए रख करके आप 5 4 3 2 1 नहीं कर सकते। आपको फिफ्थ से आपको क्लच रिलीज करके फोर्थ में आना पड़ेगा, फिर थर्ड, फिर तो ये बहुत थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है, बट ठीक है, उससे अपन इतनी बड़ा इश्यू नहीं है, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इसका माइलेज के बारे में, जो कि बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि इसकी माइलेज कितनी है, बिकॉज दोनों का माइलेज जो है ना अलग अलग है। मेरे को कुछ अलग फिगर्स देती है, आपको कुछ अलग फिगर्स देती है। तो पहले आप बताओ माइलेज सिटी में, सिटी हाईवे और ऑफ रोडिंग पे क्या माइलेज दे रही है, ओवरऑल माइलेज क्या दे रही है? तो अंकुर, मैंने जो इस गाड़ी को शुरुआत से, मैंने इसकी एक फ्यूलियो ऐप आती है, हाँ, और मैं हमेशा इसमें टैंक फुल टू टैंक फुल ऑटो कट ऑफ कराता हूँ। मैं आपके वीडियो के माध्यम से एक बताना चाहता हूँ, बहुत लोग इसके अनसाइंटिफिक टेस्ट करते हैं, 1 लीटर डाल के, और ये गाड़ी का जो टेस्ट होना चाहिए, कई लोग इसको ऊपर तक भर के करते हैं, वो भी एक अनसाइंटिफिक टेस्ट है। गाड़ी की जो टेस्टिंग होनी चाहिए वो हमेशा ऑटो कट ऑफ पे होनी चाहिए, और फुल टैंक टू फुल टैंक होनी चाहिए, और जो कि मैं इसकी शुरुआत से मेंटेन करता हूँ। तो मेरी जो इसमें एवरेज जो आ रही है वो 37 आ रही है ओवरऑल, सब मिला के, ऑफ रोडिंग, सिटी मिक्स, सब मिला के, हाईवे मिला करके। एंड हाईएस्ट फिगर्स जो मेरे गए हैं वो मेरे गए 40 प्लस, और जो लोएस्ट फिगर जो मुझको मिला है वो 30 से भी नीचे मेरे को मिला हुआ है। बट जो उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूंगा, ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पर मैं थोड़ा सा हीरो मोटोकॉर्प से खुश नहीं हूँ। रीजन, हीरो ने जो इसका ऑयल है, सबसे पहले इन लोगों ने 4V के अंदर में जो इन्होंने सिंथेटिक ऑयल, जो इन्होंने फुली सिंथेटिक ऑयल लॉन्च किया है, पहले वो आता था 1200 ml की कैपेसिटी में। एंड इस इंजन का, हीरो की सारी गाड़ियों का ये कैरेक्टर, चाहे आप स्प्लेंडर ले लें, आप सीडी डॉन ले लें, इनकी गाड़ियां 2-2.5 हजार के बाद में 100 to 150 ml ऑयल कंज्यूम कर लेती हैं, इंजन ऑयल कंज्यूम कर ले। इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी ऑयल उठा रही है, यानी कि आपके साइलेंसर में ऑयल आ रहा है, वैसा नहीं होगा, लेकिन वो इंजन का नेचर वैसे इंजन ऑयल कंज्यूम करता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, वो माइलेज पे भी इफेक्ट डालता है, अगर थोड़ा बहुत कम होगा, गियर शिफ्ट, इन सब में वो इफेक्ट करता है। प्रॉब्लम क्या है, ना तो हीरो ने इसको प्रॉपर्ली अपने मैनुअल में लिख रखा है, ना ऐप में लिख रखा है, और ना ही हीरो ने इसके सर्विस प्रोसीजर में लिख रखा है। ये चीज हीरो ने ओनर्स के ऊपर छोड़ दी है। और इससे भी जो बुरी बात है अंकुर, वो ये है कि हीरो ने 1200 के बाद में अब उस ऑयल की क्वांटिटी कर दी है 1350 और प्राइस बढ़ा दिया है। वो इशू प्राइस इशू नहीं है, पॉइंट ये है
1350 ml जो है वो इसकी डिप स्टिक के मैक्सिमम से भी ऊपर चला जाता है। ओके। और मेरी जब थर्ड सर्विस में उन्होंने 1350 ml डाला तो मेरी गाड़ी की माइलेज ड्रॉप हो गई, मेरा पूरा ये क्रैंक केस 1000-2000 किलोमीटर के बाद ऑयल से भर गया, राइट। और मैंने ये हीरो को दूसरे दिन ही पॉइंट आउट किया सर्विस पे जाके, उन्होंने बोला सर नई गाड़ी में भी इतना भरा हुआ आ रहा है। और जब ये ऑयल मेरा कंज्यूम हुआ, आज मेरा ऑयल जब मैं इसको मैक्सिमम टू मिनिमम के बीच में मेंटेन कर रहा हूँ, मेरी गाड़ी मुझे 30 प्लस, अभी हम लोगों ने राइड पे आते वक्त 35 के आसपास दे रही है अभी, 35 प्लस दे जो रही कि है। मेरा मिक्स था। तो और हाईवे 37 मिक्स है। हाईवे ओनली, अगर हाईवे पे कितना दे रही है? हाईवे पे अगर आप इसको 80 क्रॉस नहीं करते हैं, यानी कि अगर आप 80 तक इसको 80 तो चलाएगा भी कौन, लेकिन मैं 90-95 की स्पीड पे बताऊं तो आप बताना। हाँ 90 से 100 के रेंज में चलाते हैं तो आपको 35 से 40 के बीच का माइलेज मिलेगा। और अगर आप इसको कंटिन्यूस 100 प्लस चलाएंगे तो आपको ये माइलेज सिग्निफिकेंटली ड्रॉप होकर के 30 के आसपास आ जाएगा। बिकॉज रीजन क्या है कि देखो 200 सीसी बाइक है, 200 सीसी बाइक पे आप जैसे ही लोड डालेंगे इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा, तो वहाँ पे ये पेट्रोल कंजप्शन बहुत ज़्यादा करती है, उस वजह से माइलेज ड्रॉप डाउन होता है। मेरे माइलेज फिगर्स थोड़े से अलग हैं, बिकॉज मेरे को मोस्टली सिटी में जो है ओवरऑल 35 का माइलेज दे रही है, और मैंने हाईवे पे मैक्सिमम जिसमें मैं 90 to 105 की स्पीड के बीच में राइड करता हुआ लाया था, उस टाइम पे इस बाइक ने मुझे 39 का माइलेज एग्जैक्टली दिया था। तो देखा जाए तो 35 आप मान के चलो कि इस बाइक का माइलेज है। एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगा अंकुर, माइलेज क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इस गाड़ी के जो टायर्स हैं, राइट, उनमें से हवा लूज होती है, राइट। और ये हमको लगता नहीं, क्योंकि ये हार्ड टायर्स है, चेक करने का तरीका होता है हम दबा के देखते हैं, क्योंकि ये टायर हार्ड है। और ये आपके साथ में मेरे साथ हो चुका है ये, जब हमने टायर हार्ड थे और मुझे लगा टायर तो हवा फुल है या हवा ठीक होगी, बट जब मैंने चेक करके देखा तो 10 या 12 पॉइंट हवा थी। 12 पॉइंट हवा थी। तो इसलिए एक ये हीरो की बहुत सस्ती सी एक एक्सेसरी आती है 360 रुपए की, टीपीएमएस, इनडायरेक्ट टीपीएमएस, इसको आप लगाएं और इस गाड़ी के टायर जो है वो आप मॉनिटर रखें। और फ्रेंड्स एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो पंप है और इवन हीरो के जो सर्विस सेंटर में नाइट्रोजन फिलिंग है, हाँ, उनके मीटर्स कैलिब्रेटेड हैं, बिल्कुल गलत हवा होती है, वो बिल्कुल कम होती है। तो अपने पास में एक गॉज लें, हवा प्रॉपर रखें तो आपको अच्छा माइलेज मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अभी, सर्विस एंड ओनरशिप कॉस्ट पे। तो इसकी सर्विस जो है 4V जो है, इसके अंदर सर्विस इंटरवल 6000 किलोमीटर पे होता है, लेकिन 3000 किलोमीटर हीरो कहता है। तो हर 3000 किलोमीटर पे आपको आफ्टर 5 फ्री सर्विस, हर 3000 किलोमीटर पे आपको बाइक को सर्विस सेंटर पे लेके जाना है, और उसके बाद में 6000 किलोमीटर पे इसका इंजन ऑयल चेंज होगा। तो जो 3000 किलोमीटर वाली सर्विस है उस पर कॉस्ट कितनी आती है? मेरी तो अभी तक फ्री ही चल रही है। फ्री चल रही है तो ठीक है, वो मैं शेयर कर देता हूँ। अगर आप इसको 3000 किलोमीटर पे लेके जाएंगे, क्योंकि फ्री सर्विस खत्म हो चुकी है, तो 500 रुपए के आसपास का खर्चा आएगा। और 6000 किलोमीटर वाली सर्विस पे आप जाते हैं तो उसके ऊपर आपका खर्चा आएगा 2000 से 2200 रुपए का। तो ओवरऑल 6000 किलोमीटर आप इस बाइक को राइड करते हैं तो आपका एक्सपेंस आएगा तकरीबन 2700 से 3000 के बीच में। ये डिपेंड करता है, स्टेट वाइज भी डिपेंड करता है थोड़ा, अगर कुछ और भी करवाते हैं एक्स्ट्रा तो उस पर भी करता है। 3000 आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। उसके अलावा मेंटेनेंस कॉस्ट मेरे हिसाब से इससे कम मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं हो सकती, इसके अलावा नहीं हो सकती ना। मेरे भी है कि भाई मेंटेनेंस बहुत सस्ती है, पार्ट्स बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, कुछ भी टूट गया ना तो टेंशन नहीं होती, कहीं गिर भी गई ना बाइक तो बहुत सस्ती प्राइस में ना 100, 150, 200 रुपए की प्राइस में वो पार्ट चेंज हो जाता है। तो आई थिंक जैसे ये 120 रुपए का कोई लीवर टूट गया था मेरा, 120-130 रुपए का कुछ ऐसा पार्ट लीवर चेंज हो गया था, तो काफी एक्सेलरेटर, मेरी एक्सेलरेटर केबल ये यहाँ से ये पूरा ये जो है पैनल स्टार्टर वाला जो है बटन है, और ये खराब हो गया था मेरा किसी कारण से, और ये इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट वाज ओनली 350 रुपीस। इससे ज़्यादा सस्ता कुछ नहीं हो सकता। तो मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा सस्ती है, आप इस बाइक को जहां मर्जी हो ले जाओ, और अगर टूट भी जाती ना तो ज़्यादा आपकी पॉकेट में होल नहीं करेगी ये बाइक। ब्रेक पैड्स, अरे हाँ, एक्सेप्ट ब्रेक पैड्स। देखो ब्रेक पैड्स पे आते हैं तो देखो ब्रेक पैड्स इस बाइक के अंदर निसिन के दिए हैं विद एबीएस, वो भी जिसमें भी मैं एबीएस के बारे में कहूंगा, सिंगल चैनल एबीएस, और उसमें भी सिर्फ स्टिकर लगाया है एबीएस का। एबीएस इस बाइक का अच्छे से काम नहीं करता है, किक इन नहीं करता है। मेरा थोड़ा बहुत कर लेता है और भी है, इसका तो करता ही नहीं है। इनका हमेशा ये डाउट रहता है कि भाई मेरा तो एबीएस लगता ही नहीं है, जो कि बहुत बड़ा इशू है। ये मैंने कंफर्म किया हुआ गाइस, मेरी 2 बार मेरे ऐसी सिचुएशन हो गई कि मुझे इमरजेंसी ब्रेकिंग करनी पड़ी, और इस गाड़ी पे आपको नॉर्मल ब्रेकिंग भी इमरजेंसी ही आपको करनी पड़ेगी। तो ब्रेकिंग के जो इसके ब्रेक पैड्स जो इसके हैं वो 1500 रुपए के हैं आगे के, और 1600 रुपए के इसके लगभग पीछे के हैं। फिटमेंट कॉस्ट अलग से है, और इतने महंगे ब्रेक पैड्स होने के बावजूद ना तो ब्रेक बाइट अच्छा है, ना ब्रेक बाइट अच्छा है, ना एबीएस लगता है, ना इसका एबीएस लगता है। हाँ। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है, मेरी गाड़ी के तो अभी मेरी 7000 चल गई, मेरे तो अभी भी काफ़ी ब्रेक पैड्स हैं, बट मैक्सिमम जो एक्सपल्स के ओनर्स हैं वो रिपोर्ट करते हैं कि ब्रेक पैड्स की लाइफ भी अच्छी नहीं है। हाँ। 6 से 7000 किलोमीटर में ये ब्रेक पैड्स
खत्म हो जाते हैं। मेरा वाला फ्रंट जो ब्रेक पैड्स है 17,000 किलोमीटर पे मैंने चेंज करवा लिया, और लगभग उस टाइम जो थोड़ा सस्ता था, 1350-1400 रुपए के आसपास का ब्रेक पैड्स था, तो वो मैंने डलवा लिया इसके तो अंदर। इसका आप एक सिंपल सा रिप्लेसमेंट है, इसके अंदर अपाचे के जो ब्रेक पैड्स हैं वो हाँ, लगते वो हैं भी डाल आगे, सकते हैं। वो आप 300 साढ़े 300 रुपए के वो डालिए। और जो पीछे के जो ब्रेक पैड्स हैं वो होंडा की जो 160 सीसी जो बाइक्स आती हैं डैजलर वगैरह, उनके डाल सकते हैं। आप तो इसमें डाल एग्जैक्टली सकते हैं। मैंने आगे यही वाला काम किया था, तो मैंने जो है निस्सन के नहीं डलवाए, मैंने इसमें टीवीएस के डलवा लिए थे 350 रुपए के। बढ़िया चल रहे हैं, ऑलमोस्ट अच्छा 5-5.5 किलोमीटर मैं उसके बाद चला चुका हूँ। परफेक्टली फाइन जो है ब्रेक काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अभी।